गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्कूल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग भूकंप की चर्चा कर रहे थे। ठीक है, आशा करते हैं कि जो भी बताएं आप लोग को समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी सामने वाले हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग लैंडफॉर्म्स की चर्चा करेंगे, या तो इसी को रिलीफ फीचर्स भी कहते हैं। तो लैंडफॉर्म्स देखते हैं। ठीक है, लैंडफॉर्म्स क्या होता है? स्थल रूप हिंदी होता है इसका लैंडफॉर्म्स का। पता होगा तो ठीक ठाक, नहीं होगा तो बताएंगे। हाँ बताइए। हाँ, प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र परिप्रशांत क्षेत्र कहा जाता है। प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र परिप्रशांत क्षेत्र कहा जाता है। ज्यादा यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी आता है, इसीलिए रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ठीक है, 68% भूकंप आता है। ठीक है भाई, लगभग बोला जाता है, अलग अलग बुक में अलग अलग है। ठीक है, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। हाँ, एनसीईआरटी जो बोल रहा है मान लेना, गवर्नमेंट का संस्था है। ठीक है, अब बात करते हैं स्थल रूप, या तो इसी को बोला जाता है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स, कलर बदल लें, कौन सा कलर ले लें? रेड ले लें, ब्लैक ले लें, और मट्ठा नहीं करिए ज्यादा। ठीक है, चलिए ठीक है। रिलीफ फीचर्स हिंदी में बोला जाता है इसको उच्चा बच, या तो उच्चा बच, या तो रिलीफ फीचर्स, या तो लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स का हिंदी होता है स्थल रूप। स्थल रूप, ठीक है, स्थल रूप बोला जाता है। लैंड का अलग अलग जो फॉर्म है, स्थल का अलग अलग जो फॉर्म है, उसी को स्थल रूप कहा जाता है। अब रिलीफ फीचर्स की बात करते हैं तो बोला जाता है वर्टिकल इरेगुलरिटीज फाउंड ऑन अर्थ सरफेस। वर्टिकल इरेगुलरिटीज फाउंड ऑन अर्थ सरफेस, पृथ्वी पर विद्यमान ऊर्ध्वाधर विषमता। देखिए हिंदी बहुत खतरनाक है। ऊर्ध्वाधर विषमता इरेगुलरिटीज बोला जाता है, वर्टिकल इरेगुलरिटीज, याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधर विषमता। ठीक है, तो पृथ्वी पर विद्यमान ऊर्ध्वाधर विषमता यानी ऊंचाई में जो भिन्नता मिलता है उसी को बोलते हैं रिलीफ फीचर्स। ठीक है, अब जहां तक रिलीफ फीचर्स की बात करेंगे, दो प्रकार के रिलीफ फीचर्स की बात की जाती है। ठीक है, रिलीफ फीचर्स की बात करते हैं, दो प्रकार के रिलीफ फीचर्स की बात करते हैं। एक को बोला जाता है एब्सोल्यूट, दूसरा को बोला जाता है रिलेटिव। तो रिलीफ फीचर्स की बात करें, रिलीफ फीचर्स दो प्रकार का, ऊंचा बच दो प्रकार का। एक क्या है? तो एक है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट निरपेक्ष, निरपेक्ष उच्चा बच। दूसरा होता है रिलेटिव, रिलेटिव सापेक्ष उच्चा बच। ठीक है, सापेक्ष उच्चा बच करते हैं। तो अब यहाँ पे आया कि सर इतना जो आप भाषण दे रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा है ना, हमको पता है, पहले हार्ड कर दो उसके बाद इजी कर दो। बोला जाता है, देखिए कहीं भी जो है ऊंचाई सागर तल से मापा जाता है, सागर तल से। ठीक है, अलग अलग जगह पे सी लेवल से, सागर तल मतलब सी लेवल से मापा जाता है। और वाटर बेस्ड लेवलर होता है। आप देखिएगा कि आपका घर बन रहा है, आसपास पड़ोस का घर बन रहा होगा, तो जो राजमिस्त्री है वो भी यूज करते हैं, पाइप में पानी भर लेंगे, है ना, जिसको लेवल करना बोलते हैं। पानी भर लेंगे, उसके बाद एक दीवार में उधर लगाएंगे, एक दीवार में उधर लगाएंगे, उसके बाद मिलाएंगे। दोनों पानी जहां पे मेकअप होता है, दोनों बराबर जब होता है उसके बाद छत ढलाई होता है। देखिएगा, ताकि पानी क्या है, जिधर ढाल करना होगा उधर वो कर सकते हैं, आपके छत पे पानी जमा नहीं हो, इसके लिए यूज किया जाता है। इसके अलावे पूरे पृथ्वी का भी मापन किया गया, अलग अलग जगह पे लिखा हुआ रहेगा। तो कहीं पे भी यदि सी लेवल लिखा हुआ है, सी लेवल एग्जैक्ट ये तो लिखा नहीं रहेगा, क्या लिखे रहेगा, MSL मीन सी लेवल। यदि कहीं पे ऊंचाई लिखा हुआ है और MSL लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट को बता रहा है, निरपेक्ष उच्चा बच को बता रहा है, निरपेक्ष ऊंचाई को बता रहा है। ठीक है, अब बोलिएगा हम देखे नहीं है, तो डम्मी वाला रेलवे स्टेशन जाइएगा, है ना, और डम्मी वाला जो है रेलवे,
देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे हैं तो चले जाइए रांची रेलवे स्टेशन, वहां पे हाँ डम्मी वाला जो रेल है बना हुआ, हाँ जी डम्मी वाला नहीं है, वहां देखने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। हाँ तो वहां पे पिलर होगा और वहीं पे लिखा हो रहा है 626 मीटर सागर तल से, MSL लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा यदि लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिलीफ। और कहीं भी कोई भी स्थान है वहां का हाईएस्ट पॉइंट, मान लीजिए कि रांची है या छोटा नागपुर का पठार है, इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है? हाईएस्ट पॉइंट पारसनाथ की पहाड़ी, उसमें भी कुछ कहना है? हाँ तो याद रखिएगा पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी। कोई ऐसा भी स्थान होगा ना जो नीचा होगा, ठीक है, तो दोनों के बीच का ऊंचाई का स्थान और नीचे स्थित स्थान, जो स्थान है उसके बीच का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव, मतलब जुड़ा हुआ। ठीक है, रिलेटिव। तो समझ में आई ये बात? आगे हम लोग मानचित्र से देखते हैं। इसके अलावे ऊंचाई को दिखाने के लिए रेखा का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंटूर लाइंस, कंटूर लाइंस। ठीक है, समोच्च रेखा बोला जाता है हिंदी में, समोच्च रेखा, द लाइनिंग विच ज्वाइनिंग द इक्वल हाइट। ठीक है, वैसा लाइन जो समान ऊंचाई को दिखाता है समोच्च रेखा कहलाता है, कंटूर लाइंस कहलाता है। अब बोलिएगा कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ज्योग्राफी खिंच खिंच के कहां से बता रहे हो, मानचित्र से समझ में आ जाएगा। ये है कहाँ का, कहाँ का मानचित्र है? चाइना का? हाँ इंडिया का है। ठीक है, इंडिया का है। लाइन दिख रहा है? लाइन कुछ दिख रहा है? रेड रेड लाइन नहीं। और आपको बताए थे मानचित्र में कि अलग अलग कलर, फिजिकल मानचित्र में हर कलर कुछ कहता है। माउंटेन या ऊंचाई को दिखाने के लिए कौन सा कलर? ऊंचाई को दिखाने के लिए ब्राउन, ऊंचाई को दिखाने के लिए ब्राउन। कम ब्राउन इसका मतलब कम ऊंचा, डीप ब्राउन इसका मतलब ज्यादा ऊंचा। देख लीजिएगा, ये देखिए ये जो लाइन दिखाई पड़ रहा है ना सांप सांप के जैसा, ये सब सब क्या दिखा रहा है? ये कंटूर लाइंस है और सब में मान दिया हुआ होगा। ठीक है, अब बोलिएगा कि हम नहीं मानेंगे आपका बात, तो ये देखिए 2000 है, यहाँ पे 2000 लिखा हुआ ये है। इसके अलावा और जाइएगा कहीं कहीं पे अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे 500 है, तो यहाँ पे जी 500 है। इसके अलावा और आगे बढ़िएगा और कम कम होगा। ठीक है, 4000 भी है। तो ये जो है ये लाइन है, अलग अलग समान ऊंचाई को मिलाने वाली लाइन है, इसी को बोलते हैं समोच्च रेखा, कंटूर लाइंस बोला जाता है। ठीक है, फिजिकल मानचित्र में दिखेगा। इसके अलावा स्पॉट हाइट भी होता है। स्पॉट मतलब स्थान होता है ना, जैसे पिकनिक स्पॉट बोलते हैं, तो स्पेशल किसके लिए? पिकनिक मनाने के लिए नहीं, घूमने के लिए। सेल्फी स्पॉट बनता है कि नहीं? हाँ सरस्वती पूजा में, हाँ सबके लिए बना था। हाँ बना था ना सरस्वती पूजा में। तो उसी प्रकार से स्पॉट हाइट भी होता है। स्पॉट हाइट जो पर्टिकुलर जगह के ऊंचाई को दिखाता है। देखिए ये वाला है 6703, ये पॉइंट किया हुआ है ना, ये स्पॉट साइट है, उस जगह को बता रहा है। इसके अलावा और कई जगह पे देखिए, यहाँ पे भी स्पॉट साइट है, लेकिन ये सब नहीं मानेंगे हम, आपका बात नहीं मानेंगे। माउंट एवरेस्ट को दिखाते हैं, माउंट एवरेस्ट को, पारसनाथ को दिखाएं, कैलाश को दिखाएं, चिपकिला दर्रा दिखा दिए, चिपकिला है, कैलाश दिखाएं। इसका रेजुलेशन इतना ज्यादा है ना कि आपका बोर्ड काम नहीं कर रहा, छोटा भी नहीं हो रहा है, रेजुलेशन बहुत ज्यादा है, समझे ना। सर्वे ऑफ इंडिया का मैप है, इरेज कर दें, मेरे औकात में नहीं है ये इरेज करना, कॉपीराइट एक में आ जाएगा। कुछ नहीं करें, छोड़ दें, भाग जाए छोड़ के, बढ़ा के भागे। रेजुलेशन इसका ज्यादा है, ठीक है ना, फटेगा कभी नहीं, लेकिन क्या बताएं। ये है आपका, ये है माउंट एवरेस्ट। चलिए जितना आया देख लीजिए, ठीक है, इतना काम हो गया हम लोग का। ये है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। यहीं पे मकालू भी है,
मकालू यहीं पे माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। गौरी शंकर यहीं पे एकदम लाइन में, चेन में। कंचनजंगा, सागरमाथा सब साथ में है। आपको बोले ना मानचित्र पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं। माता के बारे में जानना है। एंजेलिना जोली कितनी भी सुंदर होगी, मैं भी सुंदर थोड़ी होगी। याद रखेगा, पृथ्वी का अध्ययन है। मकालू यहीं पे है। माउंट एवरेस्ट का बात करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे ना, 8,850 मीटर है। भारत सरकार नहीं मानता है। भारत सरकार कितना मान रहा है? 8,848 मीटर। तो हम कितना मानेंगे? हाँ, जो भारत सरकार मानेगा वही मानेंगे, है ना। एक देश एक विधान एक संविधान, तो भारत मान रहा है। इसलिए बताए थे कितना देश है? देश तो एक ही है, बाकी सब विदेश है, ठीक है। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। अब बोलिएगा सर 50 भी जानते हैं, तो 50 किसके द्वारा बताया गया था? चाइना के विद्वान के द्वारा बताया गया था 8,850। वो अपना इंस्ट्रूमेंट से जांच के बताया। तो आपको पता है ना, देयर इज नो गारंटी ऑन वारंटी ऑन। हाँ, ठीक है। गारंटी वारंटी होता है, ले जाइए चार्जर, नहीं चलेगा तो दूसरा ले लीजिएगा, किस तो पैसा देके बोला जाता है ना। तो इसीलिए सब लोग किस पे विश्वास करता है? भारत वाला पे ज्यादा विश्वास है, विश्वसनीयता का ही बात आता है। जापान पे ज्यादा विश्वास है ना। हम लोग को रसिया पे ज्यादा है। किससे ज्यादा? अमेरिका से ज्यादा। रसिया हम लोग का मित्र रहा है, ठीक है। तो याद रखिए, समझ में आया? इसी को है। अब बात करते हैं कि कहाँ पे लैंडफॉर्म्स बना है, उसके आधार पे इसका वर्गीकरण भी किया गया है। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर का लैंडफॉर्म, सेकेंड ऑर्डर का लैंडफॉर्म और थर्ड ऑर्डर का लैंडफॉर्म, ठीक है। मोटा मोटी जहां तक बात करें, पहले मोटा मोटा, उसके बाद पता पता लगता है उनको कोई परेशान किया, समझे ना। पतला लोग ही परेशान किया होगा, इसीलिए आ रहा है सपना में, दिन में भी आ रहा है। चलिए देखिए, लैंडफॉर्म्स का बात करते हैं, वर्गीकरण देखिएगा, ठीक है। आपको बताए थे कि पृथ्वी पर दो ही भाग है, एक स्थल वाला भाग है और एक जल वाला भाग है, ठीक है। 29% पर क्या है? स्थल है, पानी है। 29% पर स्थल है और 71% पर जल है। तो देखिए, ओशन अलग से हो गया आपका लैंडफॉर्म्स में, और ये कॉन्टिनेंट अलग से हो गया, ठीक है। तो दो प्रकार का, स्थल वाले भाग को क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं, और जल वाले भाग को ओशन कहते हैं, ठीक है। लार्ज लैंड मासेस ऑन अर्थ सरफेस इज नोन एज कॉन्टिनेंट एंड लार्ज वाटर बॉडी इज नोन एज ओशन। तो बृहद भूखंड जो है उसको महाद्वीप कहा जाता है। कितना है? 7। महाद्वीप या महादेश कहते हैं। कितना है? 7 है, ठीक है। इसके अलावे बात करते हैं ओशन कितना है? 4 ओशन। हाँ, कौन कौन? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर और आर्कटिक। इसके अलावा भी है। उत्तर दक्षिण मत करने लगिएगा। उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, सब मत करिएगा, ठीक है। एग्जैक्ट क्या है? 4 है। कौन कौन सा? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद इंडियन, उसके बाद आर्कटिक। सबसे छोटा कौन सा? आर्कटिक। सबसे बड़ा कौन सा? पैसिफिक, ठीक है। सबसे गहरा कौन सा? पैसिफिक। कौन सा स्थान? मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच का दूसरा नाम चैलेंजर गर्त। 5 सवाल यहाँ से खत्म। कितना देर लगा? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सवाल यहाँ से। चलिए आगे बात करते हैं। तो जो कॉन्टिनेंट है उसको बोला जाता है, उस पे जो लैंडफॉर्म्स बन रहा है उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का। जो कॉन्टिनेंट पे बन रहा है लैंडफॉर्म्स, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। तो कॉन्टिनेंट और ओशन को बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर का लैंडफॉर्म्स। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स है, लैंडफॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मोटा मोटी स्थल वाला भाग है और जल वाला भाग है। स्थल वाला भाग को क्या कह रहे हैं? महाद्वीप कह रहे हैं, और जल वाले भाग को ओशन कह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के अंतर्गत कौन आता है? कॉन्टिनेंट आता है और ओशन आता है। समझ में आया? फर्स्ट ऑर्डर में महाद्वीप और महासागर को शामिल किया जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बोलिएगा कि भाषण दे रहे हैं, सवाल कैसा आएगा? सवाल आएगा निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति द्वितीय श्रेणी की? पहला वाला नहीं पूछेगा, पहला वाला नहीं पूछेगा। दूसरा वाला पूछेगा, पर्वत किस श्रेणी के अंतर्गत आता है?
प्रथम श्रेणी के अंतर्गत, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। दूसरा ऑर्डर, पहला तल्ला पे दूसरा तल्ला बनता है, पहले दूसरा तल्ला खड़ा कर देंगे, पहला तल्ला, तो वैसा लैंडफॉर्म जो कॉन्टिनेंट और ओशन पर बनेगा उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर का लैंडफॉर्म। ठीक है, दूसरा ऑर्डर का लैंडफॉर्म कौन सा होगा? जो महाद्वीप और महासागर पे बन रहा है उसे दूसरे नंबर का बोलते हैं। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। पहला तल्ला पे दूसरा तल्ला, तो पहला तल्ला कौन था? महाद्वीप और महासागर। ठीक है, महादेश और महासागर था। दूसरा तल्ला कौन सा? महासागर और महाद्वीप पर जो बनेगा उसको बोलते हैं दूसरा। ठीक है, तो दूसरा में कौन कौन सा आएगा, यहीं से सवाल रहेगा। तो माउंटेन्स, दूसरा में कौन आ रहा है? माउंटेन्स, पर्वत। फिर आता है प्लेट्यू, पठार, और तीसरा है आपका प्लेन्स। तो ये रहा आपका पर्वत, द्वितीय श्रेणी में पर्वत आ रहा है, पठार आ रहा है और मैदान आ रहा है। ठीक है, ये द्वितीय श्रेणी। तो ये कहाँ पे? ये है आपका कॉन्टिनेंट पे। क्या ओशन पे भी होता है? जी हाँ, आपको दिखाई नहीं पड़ता, इसका मतलब नहीं कि कहीं है। इसमें क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। महाद्वीपीय निमग्न तट कहा जाता है, महाद्वीपीय निमग्न तट। निमग्न तट ये क्या होता है समझ लीजिए। बोला जाता है एक्चुअल में ये महाद्वीपों का ही भाग है जो महासागर में डूबा हुआ है। तो तटवर्ती भाग है उसी को महाद्वीपीय निमग्न तट कहा जाता है। निमग्न मतलब होता है डूबा हुआ जल में, और महाद्वीप का ही भाग है। तो एक्चुअल में कॉन्टिनेंटल सिर्फ महाद्वीपों के ही भाग हैं जो जल में डूबे हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके लिए तो आर्थिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब आप पढ़िएगा ओशन, ज्यादा पढ़िएगा तब। अब एसएससी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जहां से सवाल आ जाएगा उसको तो हम लेके चलेंगे, चाहे टाइम लगे तो लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टाइम लगे तो लगे, लेकिन सवाल बन जाना चाहिए। बोला जाता है कि ज्यादा नीचे तक नहीं जा सकता है सन का लाइट। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सन का लाइट। 200 फैदम तक ही जा सकता है। फैदम में मापा जाता है गहराई। ठीक है, फैदम जानते होंगे आप लोग। हाँ, फैदम नहीं जानते हैं तो अभी जान लिए। ठीक है, नहीं जानते जान लिए। नॉटिकल माइल्स भी बताए थे। सागर में दूरी किस में मापते हैं? नॉटिकल माइल्स में मापते हैं। गहराई किस में मापते हैं? फैदम में मापते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जहां पे जा रहा है, जितना नीचे तक जाएगा गहराई तक, वहां पे क्या होता है? प्लैंकटन बनता है। प्लैंकटन, और प्लैंकटन क्या होता है? मछली का चारा होता है। बंसी से मछली फंसाते हुए देखे हैं? क्या दे दिया जाता है? केरा बोलते हैं, है ना। हाँ, खाने के लिए दे दिया जाता है, लोभ दिया जाता है ना। हाँ, बोला भी जाता है क्या? शिकारी आएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं, लेकिन बेचारा फंस जाता है। ठीक है, तो प्लैंकटन यहाँ पे ज्यादा मिलता है। इसी का कारण मछली कहाँ पे मिलेगा? यहीं पे मिलेगा। यहीं पे क्या मिलता है? यहीं पे गैसेस मिलता है। नेचुरल गैस का बात करते हैं ना, यहीं पे पेट्रोलियम पाया जाता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा यहाँ की जरूरत नहीं। ठीक है, याद रखिएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दूसरा प्लेट्यू है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद अचानक से क्या होता है कि ढाल बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। महाद्वीपीय ढाल कहा जाता है। ठीक है, अचानक से ढाल बढ़ जाता है, महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। तीसरा है बेसिन। जैसे मैदान बात करते हैं ना, बेसिन, बेसिन का मतलब क्या हुआ? क्षेत्र होता है। ठीक है, कैसा क्षेत्र? जहां पे पानी का बहाव होता है। जैसे नदी बेसिन बोलते हैं ना, सिंधु बेसिन, ब्रह्मपुत्रा बेसिन, गंगा बेसिन। मतलब एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी का क्षेत्र, जितना क्षेत्रों से पानी आ रहा है उसको बोलते हैं बेसिन। और यही वाला बेसिन कहाँ चला जाता है? आपके किचन में। वहां पे भी क्या होता है? पानी गिरता है। जहां पे पानी गिरता है उसी को बेसिन कहते हैं। तो याद रखिएगा, तो ये क्या है? ओशन बेसिन। ठीक है, अब आगे मैदान वाला क्षेत्र मैदानी भाग है, और उसके अलावे देखिए जो गर्त है, गहरा वाला भाग है, उसको बोलते हैं डीप। चैलेंजर डीप बताए ना, मैरियाना डीप, मैरियाना गर्त, याद रखिएगा। तो ये क्या है? आपसे सवाल रहेगा, 3 यहां से लेगा, 4 यहां से लेगा, कौन सा नहीं है याद रखिएगा। तो 8 ऑप्शन बन रहा है, यहाँ से कंफ्यूज मत करिएगा, तो फिर मेरा इज्जत दाव पे मत लगाइए कि नहीं पढ़ाया था।
तो याद रखिएगा, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशन बेसिन और ओशन डीप्स इसके अंतर्गत है द्वितीयक श्रेणी। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं दूसरा तल्ला पे तीसरा तल्ला बनेगा ना, दूसरा तल्ला पे तीसरा तल्ला। तो यानी बोला जाता है कि सेकेंड ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स पे जो लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है उसे बोलते हैं थर्ड ऑर्डर के लैंड। यानी पर्वत, पठार, मैदान पे जो लैंडफॉर्म्स बनेगा उसको बोलते हैं तृतीयक श्रेणी के लैंडफॉर्म, तृतीयक श्रेणी के स्थलरूप। अब मान के चलते हैं कि पर्वत वाले क्षेत्र को हम नहीं गए हैं कभी, है ना। ऐसे बॉलीवुड में गाना है, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, यानी पर्वत की तरफ कौन रहता है? बंजारा लोग पर्वत की तरफ रहता है। पूरा बॉलीवुड ज्योग्राफी से प्रभावित है, याद रखिएगा। और मौसम क्या होता है? बदलने का मतलब मौसम होगा, मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। उसके बाद बेईमान है तो कौन है? मौसम बेईमान है। देखिएगा पूरा बॉलीवुड ऐसा ही चला है। हाँ, मौसम पे डिपेंड करता है, जब मौसम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। याद करिएगा ये वाला चीज है। तो कौन कौन सा कहीं नहीं घूमे हैं, लेकिन छोटा नागपुर का पठार घूमे है ना, तो पठार में ही चलते हैं, ठीक है। क्या क्या दिखता है? नदी, नदी दिखता है ना, बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, नदी, ठीक है। ऊपर से नीचे गिरा पानी, फॉल, ठीक है, जमा हो गया झील, ठीक है। बहता हुआ पानी, नदी, ऊंचाई से नीचे गिरा पानी, फॉल, ठीक है। इसके अलावा जमा हो गया झील, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया, इतना चीज तो मिल गया। उसके बाद घाटी भी मिलता है, कौन सा? पतरातू वाला नहीं, हाँ पतरातू घाटी, हट भी है, फोटो खिंचाए कि नहीं? हाँ तो जाके, हाँ डैम भी है तो घाटी भी है, वैली बोलते हैं। अभी वैली देखेंगे, ठीक है। तो वैली भी मिलेगा, पीक मिलेगा, चोटी बताए थे ना अभी, माउंट एवरेस्ट, गौरी शंकर, मकालू सब दिखा रहे थे, ये है। तो कौन कौन सा होगा? पिक्स होता है, ठीक है। चोटी होता है पारसनाथ की चोटी, याद करिएगा। इसके अलावा कोल्स होता है, ठीक है, कोल्स बोलते हैं, कॉल, COLS, कॉल का मतलब कॉल नहीं समझिएगा, ठीक है। दो पर्वतों के बीच का जो रास्ता है उसी को कॉल बोलते हैं। दो पर्वतों को जोड़ने वाला बोला जाता है सर्कुलर पाथ बिटवीन टू माउंटेन रेंज, दो माउंटेन रेंज के बीच में जो सर्कुलर पाथ होता है उसी को कॉल बोला जाता है, ठीक है। इसके सहारे आप एक पर्वत से, एक चोटी से दूसरे चोटी को पार कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल बताइए तो बोलिएगा इंदिरा कॉल है, कहाँ पे है? उत्तर में है, नॉर्थ में। भारत का शुरुआत इंदिरा से और लास्ट इंदिरा से, ठीक है ना। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया बोला जाता था इंदिरा गांधी के समय में, पूरे वैश्विक स्तर पे, ठीक है। तो ऊपर में नॉर्थ में शुरुआत का बात करते हैं इंदिरा से तो इंदिरा कॉल है, लास्ट बोलते हैं इंदिरा से यानी इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इंदिरा कॉल समझ में आया? कॉल समझ में आया? इसके अलावा और क्या बात करते हैं? सर्क भी होता है, ठीक है, आगे बताएंगे। गॉर्जेज भी होता है, पानी गिर रहा है, ठीक है, वी आकार का घाटी बनता है, कैनियन बनता है, गॉर्ज बनता है, ठीक है। घाटी बन रहा है, वर्टिकल इसको कट करता है तो उससे घाटी बनता है, उसको वी शेप्ड वैली बोलते हैं। इसके अलावा डेल्टा भी बोला जाता है, फ्लड प्लेन बोला जाता है, बाढ़ का मैदान बोला जाता है। यानी आप समझ लीजिए, कितना भी हम बता देंगे, यदि कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं रहेगा आप जाके गलत कर लीजिएगा। 25% जो आंसर होता है वो उसी ऑप्शन में होता है। और कौन सा आंसर सही होगा? जो सत्यता के करीब होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं, हम आपको सोलर सिस्टम पढ़ा दिए, ठीक है। तारा किसको बोलते हैं? जो चमकता है, सीधा सा बोले हैं आपको कि जो चमकता है उसको तारा कहते हैं। मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं? दो को बताए थे, बुध और शुक्र दोनों को बताए थे, ठीक है। ज्यादा लोग शुक्र को जान रहा है, बताए थे ना कि एक बार बौड़ाहा नाम रखा गया तो वही रहिएगा। तो उसी प्रकार से पहले एक बार नाम रखा गया है शुक्र को, तो शुक्र को ही सब लोग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बुध भी है। अब मान लिया जाए आंसर शुक्र नहीं है, बुध दे दिया है, ठीक है, तो क्या करिएगा? वहां पे झगड़ा करिएगा? झगड़ा करिएगा? कोई है झगड़ा सुनने वाला? हम भी रहेंगे एग्जाम दिलाने के लिए, क्या बोलेंगे? बाबू जो आंसर है दे दो, नहीं तो मारा मारी मत करो, ठीक है ना। नहीं आंसर देना है चुपचाप रहो, खाली छोड़ देना, यही है। तो सत्यता के जो करीब रहता है वही आंसर सही होता है, ये याद रखिएगा। तो 25% जो सवाल रहेगा उसी ऑप्शन से आपको गढ़ना पड़ेगा, उसी ऑप्शन को देख करके। तो इसीलिए
मेरा फोकस रहता है कॉन्सेप्ट देख के जाए तो आपका अपना हो जाए। तो यहाँ पे आपको बताएं कि याद रखिएगा कि द्वितीयक श्रेणी का जो स्थल रूप है उस पर कौन कौन सा बन रहा है तो तृतीयक श्रेणी, ठीक है। तो द्वितीयक श्रेणी का क्या है, माउंटेन है, माउंटेन पे पीक, माउंटेन पे पीक दिखेगा, कॉल भी दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा बोलते हैं प्लेट्यू, प्लेट्यू में वैली दिखेगा, मैदानी क्षेत्र में फ्लड प्लेन दिखेगा, डेल्टा दिखेगा, ये समझिए, ठीक है। तो ये सब है। अब यहाँ पे बात करते हैं एलुवियल जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान बोलते हैं, एलुवियल फैन बोला जाता है। देखिए जहां पे बनता है डेल्टा, नदी के द्वारा लास्ट में जो सेडिमेंट लाया जाता है, जमा कर दिया जाता है, उससे डेल्टा बनता है। अब डेल्टा में सबसे पहले क्या होगा, बड़ा बड़ा बोल्डर पहले जमा होगा, बाद में छोटा छोटा जमा होगा, इसके कारण पंखा के जैसा आकृति बनता है, तो इसी को एलुवियल फैन, जलोढ़ पंख कहा जाता है। पंखा के जैसा बन गया तो जलोढ़ पंख। इस प्रकार से बनता है, ट्रायंगुलर शेप में बनता है। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा में इसको डेल्टा कहते हैं, इसीलिए ट्रायंगुलर शेप को डेल्टा कहा जाता है, याद रखिए, ठीक है। तो डेल्टा भी आएगा। तो ये तो आपका हो गया किसका, कॉन्टिनेंट वाला। ओशन में भी देख लेते हैं, ओशन वाला भी तो होगा, दोनों को समग्र अध्ययन करना है, एक को छोड़िएगा तो फिर आंसर गलत होगा, इसलिए पैकेज फुल होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। यहाँ पे भी क्या आएगा, आइलैंड, लैंड मासेस सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, आइलैंड होता है। होसु, होकाइडो, शिकु, जापान वाला, इसके अलावा अंडमान निकोबार, इसके अलावा कौन सा, लक्षद्वीप, मालदीव, ये सब है। हवाई आइलैंड, बहुत सारा आइलैंड, मार्शल आइलैंड, बहुत सारा आइलैंड। हाँ देखिए कोस्ट लाइन होता है, तटवर्ती क्षेत्र होता है, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन होता है एक को बोलते हैं ऐसे, ये है। अब एक लाइन ड्रॉ किया जाता है जो कि ये यहाँ पे ऐसे ऐसे रहता है ना, पूरा ऐसा तो है कि प्लेन है पूरा, एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, उसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। फिर शोर लाइन होता है, जो पानी आ रहा है उसके आधार पर, तो इतना ज्यादा नहीं, लेकिन ये समझ लीजिए हर चीज ज्योग्राफी में ही तो कहानी है, हर टर्म बोलेंगे हम, जितना टर्म बोलेंगे उतना बोलेंगे नहीं समझ, क्योंकि हम हिंदी पढ़ाने नहीं आए, ज्योग्राफी पढ़ाने आए हैं, तो जो शब्द वहां पे यूज होता है वो हमको कर, सब लोग नहीं पढ़ा सकता है ज्योग्राफी, दावे के साथ कह सकते, क्योंकि सब क्या है, टर्म है, टर्म है, उस टर्म को नहीं जानिएगा तो गड़बड़ होगा। इसके अलावा ओशन रिजेज बोलते हैं, ठीक है। ओशन में जो पाया जाता है इस प्रकार से हुआ भाग, उसको रिज बोला जाता है, हुआ भाग तो रिज बोला जाता है। इसके अलावा कोरल रीफ बोलते हैं, प्रवाल भित्ति, ये सब है, समझ में आएगा। तीन प्रकार का एटॉल इसी का टाइप है, ठीक है। फ्रिंजिंग रीफ होता है, ठीक है, बैरियर रीफ होता है, एटॉल होता है, तो तीन प्रकार का होता है, वो उतना नहीं जाना है आप, कोरल रीफ, ठीक है। ये है आपका, समझ में आया लैंड फॉर्म्स। अब हमको पढ़ना क्या, पर्वत पठार मैदान आपको पढ़ना, पर्वत पठार मैदान पढ़ाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, पर्वत को, माउंटेन्स, माउंटेन्स, पर्वत, पर्वत, पर्वत क्या होता है, ये देखिए, ये जो मानचित्र है इसमें देखिए, ये माउंटेन्स है, ये प्लेट बड़ा करेंगे फट जाएगा, ठीक है। ये है प्लेट, एनसीईआरटी वाला है तो पहले बताए थे, ये प्लेट्यू है, और ये क्या है, माउंटेन रेंज है, देखिए ये बेसिन है, ये हिल है, बड़ा करेंगे फट जाएगा भाई, ये प्लेन है, ये देखिए ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये रहा आपका। इसके अलावा देखिए माउथ ऑफ रिवर है, मुहाना है, यहीं पे देखिए डेल्टा है, ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं ना। इसके अलावा देखिए ये कोस्ट है, तटीय क्षेत्र है, ये देखिए आइलैंड है और स्ट्रेट है। यहाँ पे समझ लीजिएगा, स्ट्रेट होता है, दो शब्द यूज होगा, एक को बोलते हैं स्ट्रेट और एक को बोला जाता है स्थूमस। इसका हिंदी होता है जल संधि, जल संधि, ठीक है। और स्थूमस को बोलते हैं जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। स्थूमत होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो बोला जाता है a narrow water channel which connects the two large ocean part या large water bodies and separate two land masses
और कॉन्टिनेंट इज नोन एज स्टेट। ऐसा जल का भाग, जल का सकरा भाग जो दो महासागरों को जोड़ता है और दो महाद्वीपों को अलग करता है, स्टेट कहलाता है। और ऐसे ये हो गया टेक्निकल। अब जल और संधि यानी जल को वाला संधि जोड़ना होता है। संज्ञा सर्वनाम संधि पढ़े होंगे। संधि का मतलब जोड़ना होता है, मित्रता होता है, तो जोड़ना याद रखेगा। तो जल को जोड़ने वाला वैसा जल का सकरा भाग जो दो जल के भाग को, दो बड़े जल के भाग को जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बेरिंग स्ट्रेट आएगा। भाई ठीक ठाक चलना, ये वाला ठीक है, वर्ल्ड वाला ठीक है, वहां पे गड़बड़ है इंडिया वाला में, तो उसका रेजुलेशन बहुत ज्यादा है। अरे भूकंप भूकंप आया। आया भूकंप। ये देखिए आपका बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है। अलग का स्टेट मिलेगा, बेरिंग स्टेट मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा स्टेट मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया बेरिंग स्टेट। चलिए बहुत सारा स्टेट है, स्टेट का कमी नहीं है, 100-150 स्टेट मिलेगा। चलिए स्थूमस क्या होता है? बोला जाता है स्ट्रिप ऑफ लैंड विच कनेक्ट्स टू लैंड मासेस एंड सेपरेट्स टू वाटर बॉडीज। वैसा स्थल का पतला पट्टी जो दो महाद्वीपों को जोड़ता है और दो महासागरों को अलग करता है, क्या कहलाता है? स्थूमस कहलाता है, ठीक है। कौन वाला? स्ट्रिप ऑफ लैंड विच कनेक्ट्स टू लार्ज लैंड मासेस and separates two large water bodies, एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये देखिए पनामा स्टेट है, ठीक है। ये है आपका पनामा स्टेट। भाई ठीक ठाक से आ जाइए। ये पनामा स्टेट देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है, पनामा स्टेट है। हाँ जी बोले तो मलक्का स्टेट, ठीक है। पाक स्टेट का नाम सुने होंगे, पाक स्टेट श्रीलंका और भारत के बीच, ठीक है। तो ऐसा स्थल का भाग है, पतला भाग है, जो दो महाद्वीपों को जोड़ता है और दो महासागरों को अलग करता है। तो ये जोड़ किसको रहा है? पनामा स्थूमस को जोड़ रहा है, तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ रहा है, ठीक है। अलग किसको कर रहा है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग कर। चैनल भी वही उसका छोटा भाग चैनल कहलाता है, ठीक है। अब इंडिया का बात करते हैं तो चैनल अक्षांश को लिया गया, ठीक है। अक्षांश 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री, ठीक है। पतला का भाग होता है, वो भी जल का ही भाग होता है जो जोड़ता है दो स्थल, जो जल को जोड़ता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी भाग, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी भाग से यदि पश्चिमी भाग जाना रहता था पहले, जब पनामा नहर का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। जब पनामा नहर का आविष्कार नहीं हुआ था तब क्या होता है था कि इसको पूरा साउथ अमेरिका को पार करके जाना पड़ता था। बाद में खोपड़ी घुमा, बोला पनामा नहर बनाओ, पनामा स्टेट को काट दिया। कौन इतना दूर जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा सिनाई पेनिनसुला का नाम सुने हैं? यहाँ पे ये भाई मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को याद रखिएगा, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को याद रखिएगा। यहाँ पे भारत से यदि जाना रहता था अटलांटिक महासागर, क्या करना पड़ता था? पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता था, 7000 किलोमीटर का लंबा दूरी तय करना पड़ता था, ठीक है। पता नहीं पेट्रोल महंगा हो गया, कैसे जाएगा? बोला देखो इतना दूरी तय नहीं कर सकते हैं, तो क्या किया गया था? याद रखिएगा, यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला था, इसको काट दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या बनाया गया था? सुएज कैनाल बनाया गया था। देखिए सुएज कैनाल पूछा भी जाता है कि किसको किसको जोड़ता है, ठीक है। तो सुएज कैनाल लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ये देखिए सुएज कैनाल यहीं पे है ना, ये सुएज कैनाल है। यहीं पे देखिए डेड सी है, डेड सी यहीं पे है, इजराइल है ना, डेड सी याद रखिएगा, इजराइल यहाँ पे है। बहुत खतरनाक जगह है ना इजराइल, आज तक कोई कब्जा नहीं कर पाया, छोटा सा जगह है।
हाँ, तुम हमरा पे बम मारेंगे तो पहले मार देंगे। तो यहाँ कल तो याद रखिएगा, रेड सी और भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन को जोड़ता है कौन? सुएज। यहाँ से सवाल रहेगा, ठीक है। 1869 में इसका निर्माण हुआ था। बाकी देखा जाए, ये समझ में आया बात? चलिए, चौदह सौ कुछ, हाँ बोलिए। हाँ, एटॉल होता है आपका टाइप है, कोरल रीफ्स का ही टाइप है, ठीक है, कोरल रीफ का ही टाइप है इमेज एटॉल का। नहीं, एटॉल का इमेज नहीं, बाद में हम दिखा देंगे। अरे कुछ नहीं रहता, देख लीजिए, आप लोग मानिएगा थोड़ी। ये इस प्रकार से क्या है, बोला जाता है कि जो प्रवाल भित्ति होता है सागर में कोरल पोलिप्स नामक जीव पाया जाता है, ठीक है, कोरल पोलिप्स। और जब उसका डेथ होता है, स्केलेटन जब डेथ होता है, तो उसका जो स्केलेटन है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जमा हो जाता है। जो द्वीप का निर्माण होता है उसे मूंगा द्वीप प्रवाल भित्ति बोलते हैं। कि तट से जुड़ा हुआ है तो उसको फ्रिंग बोला जाता है, तट से जुड़ा हुआ है तो फ्रिंग बोला जाता है, और तट से थोड़ा दूर हो गया उसको बोलते हैं बैरियर रीफ, ठीक है। और यदि इस प्रकार से है और चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, थोड़ा के नाल के जैसा यदि दिखाई पड़ेगा तो ही एटॉल है। अब नहीं, इससे ज्यादा डीप मत जाइए। ये है आपका एटॉल। चलिए अब माउंटेन देखते हैं। पर्वत, पर्वत क्या होता है बताइए? पर्वत बोलेगा पहाड़, नहीं समझ में आता है। पर्वत मतलब पहाड़ होता है। चलिए बताइए क्या है पर्वत? नहीं जी, किसी को नहीं आ रहा है सम्मिलित रूप से 600 मीटर। अब हम बता रहे हैं, ठीक है। एनी नेचुरल एलिवेशन ऑन अर्थ सरफेस व्हिच स्लोप्स आर स्टीप पीक्स आर पॉइंटेड एंड मोर देन 1000 मीटर हैव फ्रॉम सराउंडिंग एरिया इज नोन एज माउंटेन। बल कर दिया, कुछ नहीं पता चला। वैसा स्थल का भाग, ठीक है, वैसा स्थल का भाग, ठीक है, क्या वैसा प्राकृतिक से ऊंचाई वाला स्थान, ठीक है, जिसका ढाल तीव्र हो, ठीक है, चोटी नुकीला हो और अपने समीपवर्ती सतह से कम 1000 मीटर ऊंचा हो, क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। तो ये बोले कि एनी नेचुरल एलिवेशन ऑन अर्थ सरफेस whose slopes are steep, peaks are pointed and more than 1000 meter high from surrounding known as mountain। तो वैसा प्राकृतिक से उठा हुआ भाग जिसका ढाल तीव्र हो, चोटी नुकीला हो और अपने समीपवर्ती सतह से कम 1000 मीटर ऊंचा हो, क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है, ठीक है, माउंटेन कहलाता है। ये हो गया। अब बात करते हैं, आपसे सवाल रहता है कि यह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? माउंटेन जो है किस स्थल रूप के अंतर्गत आता है, किस श्रेणी के स्थल रूप के अंतर्गत आता है? कर पाइएगा आप लोग? कौन सा? चलिए सेकेंड है, ठीक है, सेकेंड के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं हम लोग ओरोलॉजी का। ओरोलॉजी क्या होता है? लॉजी का मतलब स्टडी होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है, पढ़ाई लिखाई का बात। लॉजी आए इसका मतलब पढ़ाई लिखाई का बात करेगा, है ना, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, याद रखिएगा, है ना, क्लाइमेटोलॉजी, जियोलॉजी। लॉजी का मतलब पढ़ाई लिखाई का बात करेगा, ठीक है। तो ओरोलॉजी यानी पर्वतों का अध्ययन है, स्टडी ऑफ माउंटेन्स। ओरोलॉजी, ओरोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन्स, स्टडी ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का अध्ययन है, पर्वतों का अध्ययन, ठीक है, पर्वतों का अध्ययन है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन की, टाइप्स ऑफ माउंटेन की। माउंटेन का प्रकार, माउंटेन का प्रकार, ठीक है, हाँ बोलिए। अरे होगा, अब जो हम बोल रहे हैं वही एग्जैक्ट थोड़ी होगा, वो भी नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या करिएगा, हम बता रहे हैं इसीलिए तो हम हैं। हाँ जेरोक्स करवा दें, किसी को, किसी को करते हैं, कुछ नहीं इसमें जी,
जब तक हम खड़ा है तभी बढ़िया लग रहा है, मेरे जाने के बाद पहाड़ दिखेगा। याद रखिएगा। तो टाइप्स ऑफ, लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ माउंटेन। on the basis of process of origin, on the basis of process of origin, mountains are classified into 4 types। अब हिंदी वाला मार देगा हमको। उत्पत्ति या निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, उत्पत्ति या निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पर्वतों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। On the basis of process of origin, mountains can be classified into 4 types। 4 टाइप्स है। सबसे पहला फोल्ड माउंटेन, सबसे पहला फोल्ड माउंटेन। देखिए फोल्ड माउंटेन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये बच्ची जो हैं वो बता रही हैं, है ना, कि बाबू सुनो सुनो सुनो, फोल्ड माउंटेन कैसे बनाओगे। तुम्हारे पास भी पेज है ना, पेज को ले लो, ठीक है, और बेंच पे रख दो। इस प्रकार से हम मोड़े, तुम भी मोड़ लो। मेरे पास भी बन गया फोल्ड माउंटेन, तुम्हारे पास भी बन जाएगा। ये बच्ची बता रही है ना, कितना सुंदर है, यूनिफॉर्म में आई है ना। तब आप लोग बिना यूनिफॉर्म में है, कितना अच्छा है, सुंदर दिख रही है अभी। तो याद रखिएगा फोल्ड माउंटेन, ठीक है। दूसरा आता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन खंड पर्वत बोलते हैं। ब्लॉक माउंटेन लिख दें क्या? आप तो, आपका तो हो गया, जो उधर है सेट वाले क्या कर रहा है, फोल्ड माउंटेन। येलो येलो डर्टी फेलो। तो फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। पलित पर्वत बोलते हैं इसको, पलित पर्वत, या तो इसी को बोलते हैं मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत पहला हो गया। दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन, स्पीड में चले हम। खंड पर्वत, या तो इसी को बोलते हैं भ्रंशोत्तत पर्वत। भ्रंशोत्तत पर्वत ये है आपका। तीसरा आपका आता है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन लगता है मिल गया, पत्रिका में मिल गया है माउंटेन। और चौथा होता है रिलिक्ट माउंटेन। रिलिक्ट माउंटेन, माउंटेन या तो इसी को बोला जाता है रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन नहीं मिला, कोई बात नहीं, एक तो मिला ना। इसको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। हाँ अवशिष्ट पर्वत, बचा खुचा, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत कचरा, अवशिष्ट पर्वत याद रखिएगा। वोल्केनिक तो 4 प्रकार का है, ठीक है, 4 प्रकार का। चलिए सबसे पहले फोल्ड माउंटेन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले फोल्ड माउंटेन, मुर्दार पर्वत। मुर्दार पर्वत ठीक है, चट्टानों में मोड़ के कारण बनता है, ठीक है, चट्टानों में मोड़ आने के कारण बनता है मोड़दार पर्वत। अब बोलिएगा कि ये किसके कारण बनता है, तो संपीड़न बल के कारण बनता है, कंप्रेसिव कारण बनता है। तो लिखिएगा मोड़दार पर्वत का निर्माण संपीड़न बल के कारण होता है, कंप्रेसिव कारण होता है, संपीड़न बल के कारण होता है, ठीक है, संपीड़न बल के कारण होता है। हाँ कंप्रेसिव फोर्सेस के कारण इसका निर्माण होता है। अब संपीड़न बल के कारण क्या होता है कि चट्टानों में, चट्टान जो है वो लहरनुमा आकृति में मुड़ जाता है, और ये जो लहरनुमा आकृति में मुड़ता है इसी को फोल्ड कहा जाता है, ठीक है। और एंटी क्लाइन सिंक्लाइन ये आपको बता दूं, ठीक है। अब ये समझ लीजिए इस प्रकार से होता है। अब कभी कभी क्या देखिएगा, यहाँ पे जो गर्त है में लगातार सबसिडेंस होता रहता है, मतलब अवसाद जमा हो जाता है,
जल का सकरा भाग होता है जिसमें लगातार अवसादीकरण होता है, सेडिमेंटेशन होता है। इसके कारण क्या होगा, ये वाला क्या आएगा, ये वाला इधर आएगा, बीच वाला ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, तो बोला जाता है कि इसको भूसन्नति, बोला जाता है भूसन्नति क्या होता है, तो भूसन्नति गहरे छिछले सागरीय भाग हैं जिसमें पर्वतों की उत्पत्ति होती है, तो जियोसिंक्लाइन कहा जाता है, सन्नति कहा जाता है। ठीक है, तो बोले ये क्यों छेड़ दिए, इसीलिए आपसे सवाल पूछा जाता है कि पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है, तो जियोसिंक्लाइन को पर्वतों का पालना कहा जाता है, भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा जाता है। याद रखिएगा, भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा जाता है, जियोसिंक्लाइन को पर्वतों का पालना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट भूसन्नति में हुआ है। मानव का भी पालना होता है, नहीं मानव का भी पालना होता है कि नहीं, बच्चा के लिए खरीद के लाया जाता है और बड़ा होने के बाद भी अभी तक पालना में झूल रहे हैं। कौन सा, आधी आधी रात को झुलाते हैं जाके इनको, हाँ याद रखिएगा। ठीक है, यशोदा हरी पालना झुलावे। ठीक है, तो याद रखिएगा पालना, चूंकि यहाँ पे डेवलपमेंट होता है इसीलिए इसको बोलते हैं पालना, पर्वतों का पालना। ये हो गया। अब बताइए हिमालय का उत्पत्ति किस भूसन्नति में हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति में हुआ है, टेथिस सागर में। ठीक है, टेथिस सागर भूसन्नति में हुआ है, टेथिस सागर, इसको भी बताना पड़ेगा, टेथिस सागर, टेथिस सागर भूसन्नति में हुआ है, पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछेगा कैसा, कौन सा पर्वत है जिसमें समुद्री निक्षेप पाया जाता है, घोड़दार पर्वत में समुद्री पाया जाएगा। समुद्र तो पर्वतों के बीच में सागर कहां से आ गया, बहुत बड़ा सवाल। द्वीप पे भारत खंडे आर्यवर्त, कल तो सर पढ़ा ही दिए, मतलब संजय सर पढ़ा दिए, हम ही पढ़ाए। हाँ कल बताए ना 4-5 नाम, कौन कौन सा, हाँ जम्मू द्वीप पे भारत खंडे आर्यवर्त हिंदुस्तान भारत, ये सब सब नाम है भारत का, अलग अलग लोग दिया है, निक नेम है सब, ईरानी कुछ और बोला है। ठीक है, अलग अलग जो आक्रमणकारी हैं सबका अलग अलग नाम है। ऑनलाइन ज्योग्राफी मेरा है, ठीक है ना, पृथ्वी जो भी घटनाएं घटित हो रही है मेरे अधिकार क्षेत्र में आ रहा है, याद रखिएगा। ये है आपका, कुछ कुछ जानते हैं ना साइकोलॉजिकल होता है। ठीक है, फूल का नाम बोलिएगा, यदि 100 बैठा हुआ है ना तो आप फूल का नाम लेगा, बोलिए रंग ले लो, 50% लोग लाल रंग को चुनेगा। तो ये सब साइकोलॉजी है। चलिए ये वाला, अब इनका नाम, इनका जो सवाल था ये बोल रहे थे कि कहां से आ गया सागर, तो याद रखेगा, हमको पीछे खींच के मत ले जाइए, प्लेट टेक्टोनिक्स बताए थे, गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड पहुंच जाइएगा, गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड वहीं पे टेथिस सागर था। ठीक है, और उसी में जब बताए थे कि 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराता है तो हिमालय का उत्पत्ति तो वहां पे बता दिए वाला, देखिएगा, तो पीछे हमको खींच के मत ले जाइए। अब यह बात करते हैं कि कब बना है। ठीक है, कब बना है, इसके आधार पे वलित पर्वत को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए फोल्ड माउंटेन का कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल, सबसे नहीं वैसे नहीं लिखना है, जैसे बोलेंगे वैसे लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले एंडीज, सबसे पहले एंडीज, एंडीज कहाँ पे है, सवाल रहेगा, लोकेशन बेस्ड सवाल रहता है। ठीक है, एंडीज कहाँ है, एंडीज, एंडीज दक्षिण अमेरिका, एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, साउथ अमेरिका में। इसका सर्वोच्च चोटी कौन सा, हाईएस्ट पीक माउंट एकोंकागुआ, माउंट एकोंकागुआ। सब कंफ्यूज कर रहे हैं। सबसे पहला बोले एग्जाम्पल लिखना है, क्या लिखना है, एंडीज लिखना है। ठीक है, एंडीज का स्थिति कहाँ पे है, तो दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है,
सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो एकोंकागुआ है। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं, सवाल यहीं से आता है। कहाँ पे है? सर्वोच्च चोटी से सवाल रहता है, एकोंकागुआ। ठीक है, दूसरा लिखिएगा रॉकीज। दूसरा है रॉकीज। हाँ, दूसरा है रॉकीज। रॉकीज कहाँ पे? रॉकीज कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। ऊंची चोटी का नाम माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, याद रखिएगा, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले है, ठीक है। तीसरा है हिमालय। तीसरा है हिमालय, है ना। तीसरा हिमालय स्थिति कहाँ पे? एशिया। एशिया लिखिएगा, ठीक है। भारत के साथ अटैचमेंट मत जोड़ दीजिएगा, सिर्फ भारत का नहीं है ये। एशिया लिखिएगा। हाईएस्ट चोटी माउंट एवरेस्ट। हाईएस्ट चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ठीक है ना, आपका नहीं है, नेपाल में है। तो आप बोलिएगा कि और सब भी तो लिख सकते हैं। तो सबसे पहला आपसे पूछेगा सबसे लंबी कौन सी है? एंडीज है। दूसरा लंबा कौन सा है? रॉकीज है। तीसरा कौन सा है? हिमालय है। इसके बाद ठीक है, अरेंजमेंट नहीं है। तो यहाँ से सवाल बनेगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।